दुकानदारों को लूटने वाले नकली पुलिस को कोलसेवाड़ी पुलिस ने किया गिरफ्तार। साथी की तलाश जारी। मेडिकल और कपड़ों की दुकान से मंगाया था मुफ्त में सामान। 2 दिन की मिली पुलिस हिरासत। दुकानदारों को पुलिस बनकर लूटने वाले एक नकली पुलिस अधिकारी को कल्याणपुर की कोलसेवाड़ी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार व्यक्ति का नाम नितिन बोराडे है। पुलिस उसके साथ ही गणेश पुजारी की तलाश कर रही है। गिरफ्तार आरोपी को कोर्ट ने 2 दिन के लिए पुलिस हिरासत में भेज दिया है। पुलिस के अनुसार गणेश पुजारी पहले दुकानदारों को फोन करके खुद को पुलिस निरीक्षक बताता था और उन्हें सामान देने का आदेश देता था। इसके बाद नितिन बोराडे उस दुकान पर पहुंचकर सामान ले लेता था। नितिन बोराडे उच्च शिक्षित है और काम न होने के कारण उसने अपने दोस्त के साथ मिलकर नकली पुलिस बनकर लोगों को धोखा देने का काम शुरू किया। कल भी उसने रेखा मेडिकल स्टोर पर पहले फोन किया कि वह अपने एक पुलिस अधिकारी को भेज रहा है और दवा दे दी जाए। फोन करने के कुछ देर बाद उसकी एक दोस्त रेखा मेडिकल पर पहुंची और 4,500 की दवा ले ली। बिना पैसे दिए चलने लगी। जब रेखा मेडिकल वाले ने पैसे मांगा तो उसने कहा कि पुलिस वाले से कोई पैसा मांगता है क्या। इस बात की शिकायत रेखा मेडिकल के मालिक ने कोलसेवाड़ी पुलिस थाने में दर्ज कराई। एक दुकानदार की शिकायत पर कोलसेवाड़ी पुलिस ने इस मामले में तेजी से कार्रवाई करते हुए नितिन बोराडे को गिरफ्तार किया है और उसके साथ ही गणेश पुजारी की तलाश जारी है। वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक अशोक कदम ने बताया कि नितिन बोराडे मेडिकल से दवा लेकर कम दाम में दूसरे को बेच दिया करता था। पुलिस का कहना है कि जल्द ही गणेश पुजारी को भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। इस घटना ने दुकानदारों को सचेत कर दिया है कि वे बिना उचित सत्यापन के किसी को भी सामान न दें। पुलिस ने नागरिकों से अपील की है कि वे ऐसे धोखेबाजों से सावधान रहें और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना तुरंत पुलिस को दें। कल्याण शहर में हुई इस घटना ने पुलिस और नागरिकों के बीच के विश्वास को ठेस पहुंचाई है। कोलसेवाड़ी पुलिस ने आश्वासन दिया कि वे जल्द ही इस मामले को सुलझा लेंगे और दोषियों को सजा दिलाएंगे। काल दिनांक 26/7/2024 रोजी दुपारी 2-2:30 वाजताच्या सुमारास रेखा मेडिकल स्टोअर याचे मालक महेंद्र सिंग यांच्याकडे एक व्यक्ती आला आणि त्यांनी सांगितलं की मला जाधव पोलीस निरीक्षक साहेबांनी पाठवलं आहे मेडिकल घ्यायला आणि जाधव पोलीस निरीक्षक यांचा ऑलरेडी फोन आल्याचं मेडिकलवाल्याला माहिती होतं। मग त्याने मेडिकल स्टोअरवरून जे काही सामान मागितलं होतं ते जवळपास 4,500-5 हजाराचं सामान त्या संबंधित माणसाला दिलं आणि जेव्हा पैशाबद्दल विचारणा केली तेव्हा त्यांनी सांगितलं की पोलीस निरीक्षक साहेबांना तुम्ही पैसे मागता का। आणि त्यांनी जो फोन करणारा होता त्यांनी स्वतःच्या स्टेटसला पोलिसाचा युनिफॉर्म स्टार कॅप असं लावलेलं होतं जेणेकरून आपण पोलीस आहे हे दाखवता यावं। असा तोतयगिरी करणारा नितिन बोराडे हा आरोपी आम्ही अटक केलेला आहे। त्याला माननीय न्यायालयासमोर हजर केलेला आहे। आज त्याची 2 दिवसाची PCR मिळालेली आहे। याबरोबरच आणखीन एक आरोपी असून त्याचे नाव गणेश पुजारी असे आहे आणि हा आरोपी अद्याप फरार आहे। तोतयागिरी करून फसवणूक करून सामानाची लूट करणारे ह्या दोघांच्याही विरुद्ध गुन्हा दाखल झालेला आहे आणि पुढील तपास चालू आहे। आरोपीच्या चौकशीमध्ये त्यांनी 2 ते 3 ठिकाणी असे प्रकार केल्याचे दिसून आले। एका ठिकाणी कपड्याच्या दुकानातून त्यांनी कपडे घेतलेले आहेत तर दुसऱ्या एका ठिकाणी त्यांनी केकच्या दुकानातून केक घेतलेले आहेत। असे 2 प्रकार याच्याशिवाय सुद्धा उघडकीला येण्याची शक्यता आहे। आरोपी हा उच्च शिक्षित आहे, ग्रॅज्युएट आहे आणि बेकार आहे, सध्या काही काम करत नाही। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने आज मुंबई के कांदिवली इलाके में लोगों के साथ बजट पर चर्चा की। इस दौरान केंद्रीय मंत्री ने कहा कि इस बार का बजट 2 बार आया, एक अंतरिम और एक फाइनल बजट पेश किया गया है। जब बजट पर चर्चा की जाती है तो दोनों देखना चाहिए। बजट में लोग लुभावन वादे किए जाते हैं जो देश के लिए घातक होता है। आप 2009 और 2010 साल का वक्त याद कीजिए। कुछ दिनों तक काफ़ी वाहवाही हुई थी। फिस्कल डेफिसिट काफ़ी बढ़ गया था। महंगाई तेज गति से बढ़ी। काफ़ी समय तक महंगाई डबल डिजिट में थी। पूरे देश में एक लचीला से वातावरण बन गया था। विश्व में भी हमारी अर्थव्यवस्था को लेकर नकारात्मक माहौल था। उत्तर मुंबई में जितनी गगनचुंबी इमारत हैं उतनी कहीं नहीं है। जब आप इमारत बनाते हैं तो आप सबसे पहले मजबूत फाउंडेशन बनाते हैं, नींव का कचरा साफ करते हैं। जितनी ऊंची इमारत बनानी होती है उसके लिए उतना नींव को मजबूत बनाना होता है ताकि वो लंबे समय तक चलता है। इसी तरह देश की अर्थव्यवस्था होती है। जब उन्होंने देश की सत्ता संभाली तब उन्होंने फ्रेगरिल 5 की अर्थव्यवस्था मिली। उस गंदगी को साफ करने के लिए 4 से 5 साल लग गए। उसके बाद कोरोना आ गया। कोरोना में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के लोगों को मदद पहुंचाई, इतनी चतुराई से पहुंचाई उसकी जितनी तारीफ की जाए उतनी ही कम है।
दुनिया के कई देश कोरोना में लिए गए उसके परिणामों से जूझ रहे हैं। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऐसे समय में देश को कोरोना जैसी महामारी से निकाला। बजट में 2008 में ग्लोबल मंदी आई थी। इस मंदी के 6 साल तक 2014 से पहले अनाप शनाप फैसले लिए, लेकिन 2008 और 2010 तक देश में उत्साह बहुत रहा। 9 तक ग्रोथ रेट पहुंच गई थी, लेकिन उसके बाद फिजिकल डिफिसिट बहुत तेजी से बढ़ गया। 2010 से महंगाई का दर बढ़ा, विकास दर गिर रहा था और 2014 तक देश की अर्थव्यवस्था फ्रैगिल 5 में आ गई थी, जिससे दुनिया के देशों का भारत से भरोसा उठ गया था। बजट ऐसा होना चाहिए जो 150 करोड़ लोगों को साथ लेकर चले, अर्थव्यवस्था मजबूत करें और जॉब के लिए प्रावधान करें। आप मजबूत अर्थव्यवस्था के लिए मजबूत बुनियाद बनानी होती है। 2014 में मोदी जी को फ्रैगिल 5 की अर्थव्यवस्था मिली तो 4-5 साल तो गंदगी साफ करने में लग गए। कोलगेट के जो टेंडर थे वो रद्द किए गए ताकि कोयला का जो घोटाला था उसे नियंत्रित किया गया। मोदी जी ने सभी माइंस को पारदर्शी तरीके से दिया। कोई भी सरकार या मंत्री अपने किसी रिश्तेदार या करीबी को न्याय दे सकता है। देश के लिए विकास के काम आए ये सुनिश्चित किया। दुनिया के देश जो कोविड काल में जो गलत निर्णय लिए उसके चलते आज भी भुगतना पड़ा। कई विकसित देश तो रिसेशन में चले गए, विकास दर नीचे है, महंगाई चरम पर है। मोर देन 8% से ज़्यादा विकास दर पिछले 3 साल से बनाकर रखा है वित्त मंत्री। अर्थव्यवस्था को विकसित भारत बनाने में ये बजट काम आएगा। बजट में सिर्फ 2 राज्यों को मिला है। ऐसा गलत माहौल बनाया गया क्योंकि उस पर बात की गई, लेकिन इस बजट में सभी को शामिल किया गया है। पूर्व उत्तर राज्यों में मोदी जी 50 बार से ज़्यादा गए हैं ताकि इस इलाकों का विकास हो सके। हमें अभी इसमें और ध्यान देने की ज़रूरत है। पूर्वी और उत्तर पूर्व के राज्यों का विकास पर ज़्यादा ध्यान देना होगा। इन इलाकों के विकास के बाद ही देश विकसित बनेगा। 14 इंडस्ट्रियल पार्क बनेंगे। सबसे बड़ा पार्क महाराष्ट्र में बनेगा, वसई तक आने वाला है। कोस्टल रोड बनेगा जिससे दक्षिण मुंबई से वसई जुड़ जाएगा। पूर्वी और उत्तर पूर्व के राज्यों का विकास पर ज़्यादा ध्यान देना होगा। इन इलाकों के विकास के बाद ही देश विकसित होगा। स्टार्टअप इकोसिस्टम के मामले में भारत सबसे आगे है। मेरे मंत्रालय के जरिए भी 1 लाख से ज़्यादा स्टार्टअप शुरू हुआ है। 1 करोड़ युवाओं को 500 से ज़्यादा बड़ी कंपनी में इंटर्नशिप देने का ऐलान किया गया है ताकि युवाओं को ज़्यादा स्किलफुल बनाया जा सके। मुंबई में 6 लोकसभा कैंप में पार्टी नेताओं से अपील करूंगा कि कैंप लगाइए ताकि इस इंटर्नशिप प्रोग्राम से जोड़ सके। इसके अलावा ऐसे ही 5 प्रोग्राम हैं युवाओं के लिए जिससे 4 करोड़ को रोजगार मिल सके, इसकी कोशिश होगी। 3 करोड़ से ज़्यादा सस्ते घर गरीबों को दिए जाएंगे तो स्लम्स को हटाकर वे रहने वाले लोगों को पक्का घर मिलेगा तो इससे शहर के विकास में काम आएगा। मैं कहता हूं कि हम हर शहर के स्लम्स को हटाकर वहां पक्के घर गरीबों और लोगों को देंगे। भारत में इस बजट में 1 लाख करोड़ इनोवेशन और R&D पर खर्च करने का प्रावधान बनाया जो बेहद ज़रूरी था। इस तरह हम यानी सरकार अगले 3 से 4 साल में सभी को पक्के घर देने का लक्ष्य प्राप्त कर लेंगे। इस तरह हम यानी सरकार अगले 3 से 4 साल में सभी को पक्के घर देने का लक्ष्य प्राप्त कर लेंगे। 20 लाख करोड़ इस बजट में इंफ्रा डेवलपमेंट में इन्वेस्ट करने का प्रावधान किया गया है। देश में इंफ्रा के प्रोजेक्ट लगने से युवाओं को रोजगार मिलेगा। 36,000 करोड़ का जो इंफ्रा प्रोजेक्ट की सौगात पीएम ने कुछ दिन पहले गोरेगांव में मुंबई को दिया, उसका सबसे बड़ा फायदा उत्तर मुंबई को मिलेगा। आने वाले 8 महीने में करोड़ों रुपए मुंबई में रेलवे पर खर्च किया जाएगा। लूप वे हम बोरीवली से शुरू होकर कोंकण तक फिर आगे गोवा ले जाने की भी जल्द शुरुआत होगा। पालघर के वेडवन पोर्ट में 76,000 करोड़ विकसित किया जाएगा जिससे लाखों युवाओं को रोजगार मिलेगा। 70 लाख करोड़ का निर्यात का आंकड़ा इस साल होगा और इसे बढ़ाकर 2030 तक $2 ट्रिलियन करना है। 2047 तक देश की अर्थव्यवस्था $30 ट्रिलियन बनाने का लक्ष्य नीति आयोग ने दिया है, यानी जो हमारा देश अभी करीब $4 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था है उसे 10 गुना बढ़ाना है। आज उत्तर मुंबई में इतनी बड़ी संख्या में हमारे यहाँ के रहवासी बजट की चर्चा पर एकत्रित हुए थे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की मन की बात का कार्यक्रम भी सबने सामूहिक रूप से देखा। प्रधानमंत्री मोदी जी ने लगातार 10 वर्ष जो देशवासियों की सेवा की, जिस प्रकार से देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाया, एक कमजोर फ्रैजाइल 5 देश जो विश्व की रैंकिंग में 10वें अंश पर था उसको एक मजबूत विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाया। आज हम विश्व में सबसे तेज गति से आगे बढ़ने वाली बड़ी अर्थव्यवस्था है बन चुके हैं। आगे आने वाले दिनों में अमृतकाल में भारत एक विकसित देश बने, 2047 तक विकसित भारत का सपना हम सबका सामूहिक संकल्प और प्रतिबद्धता है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो 23 जुलाई को इस वर्ष का बजट पेश किया
ये एक प्रकार से दो भाग में आया, एक इंटरिम बजट और एक फाइनल बजट। इन दोनों को जोड़कर जब हम देखते हैं तो ध्यान आता है कि सबका बजट, सबका साथ, सबका बजट अमृत पीढ़ी को तैयार करते हैं आगे आने वाले दिनों में कैसे देश तेजी से आगे बढ़े, हर गरीब का उद्धार हो, गरीबी से निकल के वो मिडिल क्लास और फिर आगे और उसको एक उज्जवल भविष्य मिले, कैसे नारी शक्ति को पर्याप्त मौका मिले देश की अर्थव्यवस्था, देश की विकास यात्रा में जुड़ने के लिए, कैसे हमारे युवा युवती सक्षम बने। इस बजट में 4 करोड़ युवा युवतियों को तैयार किया जाएगा इंटर्नशिप, स्किल डेवलपमेंट, कौशल विकास के माध्यम से अच्छी नौकरी, अच्छे रोजगार, स्वयं रोजगार या अपने खुद का एक उद्योजक बनने के लिए या देश की सेवा अलग अलग तरीके से करने के लिए। इसी प्रकार से हमारे अन्नदाता, हमारे किसानों को आमदनी भी बढ़े, एक उनको मौका मिले वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स के लिए, प्रोडक्टिविटी, उत्पादकता उनकी बढ़े। तो एक ये बहुमुखी विकास का बजट 140 करोड़ लोगों तक हर एक को कुछ ना कुछ लाभ पहुंचे, चाहे वो अनुसंधान हो जिसके लिए 1 लाख करोड़ रखे गए, चाहे किसानों के लिए 1,72,000 1,52,000 करोड़, 1,52,000 करोड़, चाहे वो नारी शक्ति के लिए 3 लाख करोड़ हो, हर एक के लिए इस बजट में प्रावधान है। आधारभूत सुविधाएं, इंफ्रास्ट्रक्चर को गति देने के लिए 11,11,000 करोड़ केंद्र सरकार योजनाओं पर खर्चा करेगी, जिसका मल्टीप्लायर इम्पैक्ट लगभग 2.5 से 3.5 गुना होता है। तो अर्थव्यवस्था को और लोगों को रोजगार, व्यापार, कारोबार, एमएसएमई सेक्टर को उद्योग करने के उतने ज्यादा अवसर मिलते हैं। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और ईज ऑफ लिविंग को विशेष ध्यान में रखते हुए उसको बढ़ावा देने का काम ये बजट करता है। हमारे जो स्टार्टअप्स हैं, युवा युवतियों ने नए आइडियाज को उजागर कर आज 1,30,000 से अधिक भारत में स्टार्टअप बने। आज विश्व का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप सिस्टम भारत में, उसके लिए भी एंजल टैक्स हटाकर बड़े पैमाने पर निवेश आए, उसको सुरक्षित किया। तो अनगिनत इस बजट के लाभ हर एक वर्ग को मिलते हैं, देश के कोने कोने को, हर प्रदेश को मिलते हैं। पूर्वोत्तर और पूर्वी राज्यों को और गति मिले कि वो देश की विकास यात्रा में जुड़ सके, उसको सुनिश्चित करते हैं। ऐसा बजट, सबका बजट और देश को विकसित भारत बनाने वाला बजट का मैं स्वागत करता हूँ। साथ ही साथ मन की बात पे 2 कार्यक्रम रखे गए हैं, हम उत्तर मुंबई में उसको बड़े पैमाने पे लागू करने जा रहे हैं। 1 लाख पेड़ उत्तर मुंबई में, एक पेड़ मां के नाम के तहत हम पूरे क्षेत्र में लगाने जा रहे हैं, जो स्कूल के बच्चों के साथ जुड़ेगा और स्कूल के बच्चे एक एक पेड़ एडॉप्ट करके उसको सींचेंगे, उसको बड़ा होते हुए देखेंगे, उसका डेवलपमेंट 1 लाख स्कूल के बच्चे उत्तर मुंबई में करके मुझे लगता है एक नया कीर्तिमान बनाने जा रहे हैं। साथ ही साथ उत्तर मुंबई में 5 लाख घरों में तिरंगा पहुंचे, हर घर तिरंगा 15 अगस्त 2024 को लहराए और हमारी राष्ट्र के प्रति भक्ति और देश सेवा के प्रति हमारे संकल्प को पुनः उजागर करने वाला ये हर घर तिरंगा कार्यक्रम उत्तर मुंबई में बड़े पैमाने पे लागू होने